हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट क्लास सेवर में। आज हम बेस्ट क्लास सेवर में जो सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है जुलाई में, तो उसी की हम प्रिपरेशन अब स्टार्ट करते हैं। और ये पहला भाग है संस्कृत का। तो आज से हम संस्कृत का क्लास स्टार्ट करते हैं और ये संस्कृत का पहला क्लास है, आज पहला भाग है, आज हम पढ़ेंगे। और इसमें जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे वे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं। पिछले जितने भी पेपर हो चुके हैं उन सभी से आपको इसमें क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो इससे आपको आने वाले एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगा। और ये सिर्फ सीटेट नहीं बल्कि आपको टेट और सुपर टेट के एग्ज़ाम में भी बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं आज का क्लास। तो ये क्लास किसका है, जैसा कि आपको मैंने बता दिया संस्कृत का क्लास है। तो संस्कृत के क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिलेंगे और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेंगे। आगे आपको कहाँ से किस तरह से आपको अपनी तैयारी करनी है, इसका सिलेबस भी आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या चीज़ पढ़नी है, कहाँ कहाँ से आपको क्या क्या उठाना है, पढ़ना है, तैयारी कैसे करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते वीडियो और देखते हैं आज का। तो पहला प्रश्न है कि वर्ण का अर्थ क्या होता है। वर्ण का अर्थ आपको बताना है कि वर्ण का अर्थ क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अक्षर। वर्ण का अर्थ अक्षर होता है। क्या होता है? अक्षर होता है वर्ण का अर्थ। अक्षर क्या होता है कि जिस ध्वनि समूह का उच्चारण श्वास के एक ही आघात में हो जाए। जिस ध्वनि समूह का उच्चारण श्वास के एक ही आघात में हो जाए उसे अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। जैसे हाँ, ना, जा, आ आदि। अब बात कर लेते हैं शब्द की कि शब्द क्या होता है। तो शब्द जो होता है वो वर्णों या अक्षरों का क्रमबद्ध व व्यवस्थित समूह शब्द कहलाता है। वर्णों या अक्षरों का क्रमबद्ध व व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। शब्द जो है वह भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। शब्द भाषा की सबसे छोटी व सार्थक इकाई है। सबसे छोटी व सार्थक इकाई है शब्द। वाक्य क्या होता है? वाक्य पदों का क्रमबद्ध व व्यवस्थित समूह जिससे पूर्ण अर्थ प्राप्त हो उसको वाक्य कहते हैं। पद क्या होता है? जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब उसे पद कहते हैं। ठीक है, तो ये चारों चीज़ मैंने आपको समझा दिया है। अब आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि स्वर के कितने भेद होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में, स्वर के कितने भेद होते हैं, व्यंजन के कितने भेद होते हैं। तो स्वर के कितने भेद होते हैं? तो स्वर के होते हैं 3 भेद। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला होता है ऋश्व स्वर। पहला ऋश्व स्वर होता है। दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लुत स्वर। ये 3 स्वर के भेद होते हैं, ऋश्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अगला क्वेश्चन है कि व्यंजन का दूसरा नाम क्या है। तो व्यंजन का दूसरा नाम जो है वो है हल। ऑप्शन नंबर बी हल। हल जो है वह व्यंजन का दूसरा नाम है। व्यंजन का दूसरा नाम है हल। अगला प्रश्न है कि स्वर को क्या कहते हैं। स्वर को क्या कहते हैं? स्वर को कहते हैं अच। जैसे व्यंजन का दूसरा नाम हल है उसी तरह से स्वर का दूसरा नाम अच है। अच जो है वह स्वर का दूसरा नाम है। और ये चीज़ आपको जो माहेश्वर सूत्र हैं उसमें देखने को मिलेगा, उससे लिया गया है ये नाम। स्वर का दूसरा नाम अच होता है और व्यंजन का दूसरा नाम हल होता है। अगला प्रश्न है कि स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं। तो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? तो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं क से मा तक। ऑप्शन नंबर सी, क से मा तक के जो वर्ण होते हैं वह स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। क से लेकर के मा तक जितने भी वर्ण आते हैं वह स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं।
व्यंजनों के कुल कितने भेद होते हैं? जैसे भी स्वर के भेद पूछा था कि स्वर के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। उसी प्रकार से व्यंजन के कुल कितने भेद होते हैं? तो व्यंजन के कुल 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद। पहला होता है स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। दूसरा होता है अंत्यस्थ व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन। तीसरा होता है ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। और चौथा होता है संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। ये 4 भेद होते हैं व्यंजन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माहेश्वर सूत्र के कितने सूत्रों माहेश्वर सूत्र में कितने सूत्रों की गणना की गई है? तो माहेश्वर सूत्र में 14 सूत्रों की गणना की गई है। कितने? 14। इसमें आपको माहेश्वर सूत्र के जो 14 सूत्र हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। इस स्लाइड को आप अच्छे से देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और जैसे अभी हमने आगे क्वेश्चन देखा है, पीछे क्वेश्चन देखा है कि स्वर का दूसरा नाम क्या होता है? तो स्वर का दूसरा नाम होता है अच। तो उसको यहाँ से लिया गया है, उसको यहाँ से देखिए अ से लेकर के यहाँ च तक, ये जो है ये स्वर है अच तक। और फिर हल, व्यंजन का दूसरा नाम होता है हल, जिसको यहाँ ह से ला तक लिया गया है। तो ये माहेश्वर सूत्र से लिया गया है। स्वर का ये संस्कृत में पूछा जाता है, हिंदी में नहीं पूछा जाता। तो संस्कृत में पूछा जाएगा कि स्वर का दूसरा नाम क्या होता है? तो अच होता है। और व्यंजन का दूसरा नाम हल होता है। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि त का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो त का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दंत। दंत, दंत जो है वह त का उच्चारण स्थान है। अगला प्रश्न है कि दीर्घ संधि का उदाहरण कौन सा है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है दीर्घ संधि का उदाहरण कौन सा है। रमेशः, सदैव, श्रीशः, पावकः। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीशः। श्रीशः जो है वह दीर्घ संधि का उदाहरण है। इसका संधि विच्छेद कैसे होगा? तो श्रीह, श्रीह धन ईश, श्रीह धन ईश, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। रमेश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? रमा धन ईश, रमा धन ईश रमेश। और ये कौन सी संधि है? ये गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि। सदैव का क्या हो जाएगा? तो सदैव का संधि विच्छेद हो जाएगा सदा धन एव। ये कौन सी संधि है? तो ये वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। पावके कौन सी संधि है? तो ये अयादि संधि है। कौन सी संधि? अयादि संधि। इसका हो जाएगा पवधन अक, पवधन अक, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि गुण संधि का सूत्र कौन सा है? तो गुण संधि का सूत्र है आदि गुण है। ऑप्शन नंबर सी, आदि गुण गुण संधि का सूत्र है। अगला प्रश्न है यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति में जो है वो अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन नंबर बी, अव्ययी भाव समास। देखिए अव्ययी भाव समास पहचानने का सबसे आसान तरीका है, उसकी जो पहचान है, इसका पहला पद जो होता है वह उपसर्ग होता है। पहला पद उपसर्ग होता है। जैसे यथा, यथा, यथाशक्ति, यथासंभव, प्रतिदिन, प्रत्येक। ये पहला आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो पहला जो पद है वो आपको उपसर्ग मिलेगा। तो ये इसकी बहुत बड़ी पहचान है अव्ययी भाव समास की। अगला प्रश्न है कि पितरों में समास है। कौन सा समास है पितरों में? तो पितरों में जो समास है वो है द्वंद्व समास। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है? कर्ता ने कर्म को, द्वितीय विभक्ति। कौन सी विभक्ति? द्वितीय विभक्ति है कर्म कारक में, कर्म कारक में। अगला प्रश्न है कि पुत्रेण सह माता गच्छति, यहाँ रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? ये पुत्रेण है जिसको रेखांकित किया गया है। तो आपको बताना है कि कौन सी विभक्ति है इसमें। तो इसमें जो विभक्ति है वो तृतीया विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? तृतीया विभक्ति है। आइए आगे देखते हैं इसका, यहाँ पे आपको
यहाँ पे रूप है इसका पुत्र पुत्रौ पुत्राः, पुत्रम पुत्रौ पुत्रान, पुत्रेण पुत्राभ्याम पुत्रई। तो ये तृतीया विभक्ति एक वचन है, तृतीया विभक्ति एक वचन है पुत्रेण। अगला प्रश्न है कि बृहत कथा के लेखक कौन हैं। बृहत कथा के लेखक जो हैं वो हैं गुणाढ्य। गुणाढ्य जो हैं वह बृहत कथा के लेखक हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लेखक से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो बृहत कथा के लेखक कौन है? गुणाढ्य हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची समूह सही नहीं है? सही नहीं है बताना है आपको। यहाँ पे अमृत का पर्यायवाची दिया है त्रिदशाहारः सुधाः अमीयम्, बिल्कुल सही है। अश्वय का है घोटक, वाह है वाजी, ये भी सही है। गंगा का मंदाकिनी, विष्णुपति भीष्म सुह, ये भी सही है। कामदेव का पर्यायवाची स्कंद, मयूह कुमार है, जबकि ये गलत है। कुमार जो है वो कार्तिकेय का पर्यायवाची है, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आगमन विधि का सही क्रम क्या है? दो आगमन विधि निगमन विधि आप जानते होंगे, तो आगमन विधि का आपको बताना है सही क्रम। तो इसका सही क्रम हो जाएगा उदाहरण, प्रस्ताव, निरीक्षण, नियम निर्धारण, परीक्षण। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत शिक्षण पद्धति है? व्याकरण पद्धति, विश्लेषणात्मक पद्धति, अनुवाद पद्धति, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ये सभी जो हैं वे संस्कृत शिक्षण पद्धति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शिक्षण सूत्र है जो यहाँ पे दिए हुए हैं ऑप्शन में शिक्षण सूत्र, उसमें से बताना आपको कौन सा शिक्षण सूत्र है। पूर्ण से अंश की ओर, निश्चित से अनिश्चित की ओर, सरल से कठिन की ओर, या उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ये तीनों शिक्षण सूत्र हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक कौन है ये आपको बताना है, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि है। ऑप्शन नंबर सी पाणिनि। पाणिनि जो है वो अष्टाध्यायी के लेखक हैं। तो ये आज का क्लास रहा संस्कृत का, और ये भाग 1 है, पहला क्लास है, और अभी आपको ऐसे बहुत सारे क्लास देखने को मिलेंगे। आई होप आप सभी को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, जिससे कि आपको आने वाली भी वीडियोस मिलते रहें। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।